Hello everyone, class 11th. Welcome back. Today we are going to discuss about structural organization in animals. Okay, this is the new chapter. But from this chapter, ठीक है, कुछ सिलेबस आपका क्या हो गया, आपका रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जो क्या है आपका जो स्टडी थी आपका कॉकरोच की, अर्थवर्म की, फ्रॉग की, उसकी स्टडी को इसमें से क्या कर दिया गया है, आपका हटा दिया गया है। तो अब इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक है, वो है आपका एनिमल टिश्यू। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका। अगर हम आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जितने भी आपके फंक्शन होते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे के जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारा का सारा आपका एक सिंगल सेल ही क्या करता है, आपका परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, इन द केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनके केस में क्या होता है, आपका फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल इज अ वेल ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर इज देयर। ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है, आपका डिफरेंट फंक्शन होते हैं। आपका डिफरेंट फंक्शन के लिए आपका डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं आपके, वो आपका वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं आपके एक मैनर में, और आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करते हैं, आपका प्ले करते हैं। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे आपका हाइड्रा हो गया आपका, इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल एंड द नंबर ऑफ द सेल इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर द ट्राइब बिलियंस ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ये आपका हो गया। अगर हम सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म ले, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में ही क्या होता है, आपका जो एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है आपका, उसमें आपका थाउजेंड्स के हिसाब से क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है, आपका ट्राई बिलियंस के हिसाब से सेल होती हैं, वो जो आपका डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइज होती हैं और क्या करती हैं, आपका फंक्शन प्ले करती हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी टिश्यू की। टिश्यू क्या होते हैं आपके, एज वी नो दैट टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है आपका, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल। ठीक है, टिश्यू क्या होता है आपका, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव द कॉमन ऑरिजन। यानी कि ग्रुप ऑफ द सेल विच हैव द कॉमन ऑरिजन एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, सेम फंक्शन आर नोन एज द टिश्यू। यानी कि वो सारी सेल जिनका आपका ऑरिजन सेम है, वो आपका फंक्शन सेम करते हैं आपका, ठीक है, उनको टिश्यू बोला जाता है। ऑल द सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड टू वर्क इन अ ग्रुप। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substances perform a specific function such as the organization in the such an organization is called the tissue. The term tissue was introduced by the Bichet and known as the father of the animal histology. तो यहाँ से आपका मेन कि ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स विच हैव द कॉमन ऑरिजन, इसको मैं और भी इलाबरेट कर देती हूँ। द ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स विच हैव द कॉमन ऑरिजन with the similar intercellular substances and perform the specific function are known as the tissue. And the term tissue was proposed by the Bichet आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका टिश्यू टर्म प्रपोज किया था। एंड दे आर नोन एज द फादर ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। और इनको आपका हस्बेंड्री नहीं, हिस्टोलॉजी, एनिमल हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। आपका हिस्टोलॉजी क्या होता है, आपका स्टडी ऑफ द टिश्यू को ही क्या बोला जाता है, आपका हिस्टोलॉजी बोला जाता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टिश्यू कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द सेल्स हैविंग अ सेम ऑरिजन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन अलोंग विद द इंटरसेलुलर मटेरियल। जो मैंने आपको इलाबरेट किया था वहीं आपको लिखा हुआ है, आपका इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही डेफिनेशन लिखिए आप लोग। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन लाइक द स्टमक, लंग्स। ये आपको पता है बचपन में, जब हम 9th में आपका मेनली जब स्टार्ट करते हैं आपका, तो हमें पता हो कि सिमिलर टाइप ऑफ द टिश्यू, similar types of the cells aggregate to each other and they form the tissue, and the similar types of when different types of the tissue organize to each other they form the organ। ठीक है, जैसे ऑर्गन बन गया आपका, स्टमक बन गया, लंग बन गया, हार्ट बन गया, किडनी हो गया। और जब आपका बहुत सारे ऑर्गन आपका कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, आपका फंक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, टू और मोर ऑर्गन परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और द केमिकल रिएक्शन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमने क्या है, आपका पहले भी पढ़ा है। तो मेन आपका टिश्यू है, टिश्यू टर्म आपका बाइचेट ने प्रपोज किया था और इनको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं आपका आगे का जो टॉपिक है आपका, दैट इज द टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के टाइप की बात होती है तो नॉर्मली द एनिमल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। ठीक है, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे आपका एनिमल टिश्यू आपके 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट इज द एपिथेलियल। आपको पता है कि जो हमारी स्किन होती है वो सारे के सारे एपिथेलियल होते हैं। जो लाइनिंग, इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है आपकी, वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है आपका न्यूरल टिश्यू। तो इन 4 टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू और द एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो नोन एज द एपिथेलियम, ठीक है, कवर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्किन होती है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन होती है, उनकी जो लाइनिंग होती है वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू आपके प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में और एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विथ फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब देखो, अगर इंटरनल ऑर्गन पे अगर आपका एपिथेलियल टिश्यू है तो वो बॉडी के किसको, आपका फ्लूइड को क्या करेंगे, फेस करेंगे। अगर हमारी स्किन में आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है तो हमारे आउटसाइड के एनवायरनमेंट को क्या करेगा, आपका फेस करेगा। थस प्रोवाइड अ कवरिंग और द लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि कवरिंग की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह आपका क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं कि क्या होते हैं आपके। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ये आपके कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नैरो, बहुत कम आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, 20 to 30 नैनोमीटर वाइड होता है आपका, ठीक है। एडजेसेंट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरसेलुलर जंक्शन, इनके बीच में आपकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से आपका इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू क्या होती हैं, आपकी कनेक्टेड रहती हैं। द एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन द थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपका नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या करते हैं, आपका रेस्ट करते हैं। बॉडी वेसल्स ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से टिश्यू हैं जिनमें आपका ब्लड वेसल्स आपका पेनिट्रेट नहीं होती हैं, तो यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहीं तक आपकी रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका डिफ्यूजन से आपका इन टिश्यू में क्या होता है, आपका मटेरियल जाता है आपका, तो इनमें ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं। मटेरियल्स आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन बिटवीन द एपिथेलियल एंड द ब्लड वेसल, जो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है वही देखो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, नर्व एंडेजेस में पेनिट्रेट द एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन जो आपका नर्व एंडिंग्स होती हैं वो आपका एपिथेलियल टिश्यू में जरूर क्या करती हैं, आपका पेनिट्रेट करती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बीच में कितने जंक्शन होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में मेनली कितने जंक्शन होते हैं, आपके 4 जंक्शन होते हैं। पहला होता है आपका टाइट जंक्शन, दूसरा होता है आपका एड्रिन जंक्शन, तीसरा होता है आपका डेस्मोसोम्स, चौथा होता है आपका गैप जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है आपका टाइट जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन हो गया, डेस्मोसोम्स हो गया, आपका इंटरसेलुलर ब्रिजेस एंड इंटरडिजिटेशंस, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके जंक्शन है आपके, ठीक है। सारे के सारे क्या है, आपके ये जंक्शन है। किसके जंक्शन है, आपका एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाने वाले जंक्शन है। नाउ द फर्स्ट जंक्शन दैट इज द टाइट जंक्शन। सबसे पहले हम टाइट जंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द अपाइकल रीजन ऑफ द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स बिकम टाइटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी अपाइकल रीजन की, यानी कि एक सेल है, इसके एडजेसेंट दूसरी सेल है, तो यहाँ पर जहाँ पर कोई एक दूसरे के कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन होगा, जहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट में आ सकती हैं, तो वहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टाइटली पैक्ड हो जाती है आपकी, ठीक है। दिस जंक्शन चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड आर कॉल्ड द ऑक्लूडिंग जंक्शन, ठीक है। ऑक्लूडिंग जंक्शन इनको बोला जाता है। तो ये आपके सेल के मटेरियल को बाहर जाने से क्या करते हैं, आपका रोकते हैं। सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है तो आपका डिफ्यूज क्या हो सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा से हो सकता है आपका, अगर क्या हो सकता है, आपका सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर को आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे आपका डिफ्यूजन होकर के आपका हो सकता है कि मटेरियल क्या हो जाए, आपका एक्सचेंज हो जाए। लेकिन उसके फ्लो को रोकने के लिए, मटेरियल के फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है आपका, कि वहाँ की जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी टाइट हो जाती है कि वहाँ से आपका मटेरियल आगे नहीं जा पाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोला जाता है आपका। सेकेंड है आपका एडिंग जंक्शन, फैसिलिटेट द सीमेंटिंग प्रोसेस सो एज टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी कि नेबरिंग सेल्स को आपस में टुगेदर रखने के लिए आपका ये क्या करता है, आपका फैसिलिटेट करता है सीमेंटिंग प्रोसेस को, यानी कि बहुत क्या करेगा आपका एक तरह से सीमेंटिंग प्रोसेस कहने का मतलब कि बेसमेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि सारी की सारी सेल एक दूसरे के साथ आपका टाइटली क्या रहें, आपका नेबरिंग में रहें। दे इंक्लूड डेस्मोजोन्स एंड द हेमी डेस्मोजोन्स, ये आपका डेस्मोजोन्स और हेमी डेस्मोजोन्स को क्या करता है, आपका इंक्लूड जंक्शन को इंक्लूड करता है। तो डेस्मोजोन्स की बात कर लेते हैं। दीज आर द थिक एंड द स्ट्रॉन्ग जंक्शन, ये आपका थिक और स्ट्रॉन्ग जंक्शन होते हैं। दे सर्व द एंकरिंग फंक्शन, ये एंकरिंग का यानी कि उसको स्टैब्लिश बनाए रखने का फंक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द गैप जंक्शन, और जो आपका हेमी डेस्मोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिटिल बिट क्या होते हैं, आपके ये थिक होते हैं, वो थोड़े से आपके क्या होते हैं, आपके कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और क्या होते हैं, आपके थोड़े थिन होते हैं आपके। गैप जंक्शन की बात कर लेते हैं। दे आर फाइन हाइड्रोफ्लिक चैनल्स, क्या होते हैं आपके, हाइड्रोफ्लिक, फोबिक नहीं है, हाइड्रोफ्लिक चैनल्स हैं आपके बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन सिलेंडर्स कॉल्ड द कॉनेक्सिन, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, आपका कॉनेक्सिन, आपके प्रोटीन जो आपके सिलेंडर्स होते हैं उनसे मिलकर के ये बने होते हैं। दे हेल्प इन द केमिकल एक्सचेंज बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, अब ये क्या करते हैं, आपका केमिकल एक्सचेंज में आपका हेल्प करते हैं, ठीक है।
हैंस आर कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग जंक्शन, इसीलिए इनको आपका कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोला जाता है। तो इस जंक्शन के बारे में बात हो गई। तो आज के हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइप्स आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ के ही होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ओके।